Just let me share my screen with you. Yes, fine. As you guys can see, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे हमारा सारे टॉपिक्स और उनका डिस्कशन दिया हुआ है, देख सकते हैं. टेंसेस है हमारे पास. ओके, जस्ट अ सेकेंड. जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आई गेस आई शेयर्ड माई स्क्रीन विद यू गाइज. टेंसेस है, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स है, हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट लाइक ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, कंपेनियंस एंड कॉन्ट्रास्ट. और लास्ट हमारा टॉपिक है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स. अब ये सारे टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो रेगुलर टॉपिक्स होंगे, दैट मीन्स उनको हम रेगुलरली पढ़ेंगे. रीज़न क्या है उसके पीछे? हमें उसके लिए एक वास्ट सिलेबस को कवर करना होता है. एटलीस्ट इतना हो जाए कि हम एंड ऑफ द इंटायर बैच, इस पूरे बैच के एंड में हम कम से कम हमारे पास 400 to 500 वर्ड्स हों. जैसे एंटोनिम एंड सिनोनिम का टॉपिक अगर हम देखें तो ये टॉपिक एवरीडे चलेगा. हर दिन हम कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस ज़रूर करेंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास एक और टॉपिक आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का. वो टॉपिक भी हमारा डेली ही चलेगा. क्यों? द रीज़न बिहाइंड इज कि उसका भी एक सिलेबस है, उसका भी कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बड़ा है. तो हम कुछ कुछ अगर डेली पढ़ते रहेंगे तो आप पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप इजीली हर चीज़ को मेमोराइज कर पाएंगे. ओके, तो ये हमारा सिलेबस हो चुका है. अब आगे डिस्कस करते हैं आज का पहला टॉपिक. आई गेस ये विजिबल है आप सभी को? यस मैम. यस मैम. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स. फाइन. अच्छा, आर्टिकल्स आप सभी ने कभी ना कभी तो पढ़े होंगे, इतना मैं मान सकती हूँ, है ना, कि सबने कभी ना कभी आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, ग्रेजुएशन में, स्कूल लाइफ में, एनीवेयर. और एक रफ आइडिया आप सभी के दिमाग में होगा कि व्हाट आर आर्टिकल्स. तो मोस्टली आप सभी बोलेंगे कि मैम जो आर्टिकल्स होते हैं वो ए एंड द होते हैं. यही आप कहना चाहेंगे कि मैम जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो क्या क्या है? ए एंड द. और मैं कहूँगी कितने आर्टिकल्स होते हैं तो आप कहेंगे मैम 3. आई गेस यही आपका आंसर होगा. देखिए, आर्टिकल्स अगर कैटेगरीज वाइज समझे जाएं तो सिर्फ 2 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन एंड द. ये दिमाग में डाल लीजिएगा हमेशा के लिए कि 2 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, 2 कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल्स है, दैट इज ए एन एंड द. अब देखिए, ए एन कौन से आर्टिकल्स हैं? ए एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ये हमारे जो हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाएंगे कि भाई इनको जब हम यूज़ करेंगे तो एक इनडेफिनेट पर्पस दिखाई देगा हमें कहीं ना कहीं. ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाएंगे. वहीं द जो है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाएगा. हमारे पास 2 कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल्स हैं, ये हमेशा के लिए याद कर लिया आपने, ए एंड द. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. फाइन, एज इट इज़ रिटन आप पढ़ सकते हैं, बट मेरा काम है समझाने का, तो समझिए. तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए एन हमने बात की है वो नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. अब सबसे पहले तो इनका यूज़ ये देख लेते हैं कि भाई ए और एन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. आई नो कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं है वो अब समझ लीजिए. ए यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट्स के साथ,
अब कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि वॉल्स क्या क्या होते हैं। जब एन जो है हमारा जो आर्टिकल एन है वो वॉल के साथ यूज़ होता है और ए कॉन्सोनेंट के साथ। कोई मुझे बताना चाहेगा क्विकली कि वॉल्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? जस्ट सेंड मी इन द टेक्स्ट मैसेजेस। गुड, वेरी नाइस, इसने भी आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। ए ई आई ओ यू काफ़ी सारे बच्चों ने बताया है। ओके फाइन, ए ई आई ओ यू आपने देखिए, कोशिश ये कीजिए कि टेक्स्ट मैसेज में बता दिया कीजिए बिकॉज एवरीबडी इज़ देयर एंड एवरीबडी नीड्स टू पार्टिसिपेट इन इट। फाइन, तो ए ई आई ओ यू हमारे पास वॉल्स हैं। अब इसको छोड़ के जो भी बचा हमारे पास, हमारे अल्फ़ाबेट में जो जितने भी लेटर बचे वो सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। एंड सो ऑन। तो भाई हमें वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स का क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, विद एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि ए का यूज़ हमारा किस किस तरह के कॉन्सोनेंट्स पे होगा। अब देखिए, आपने एक वर्ड यहाँ पर लिखा देखा होगा, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉल साउंड। इसका मतलब है ये वर्ड ना बहुत बड़ा खेल कर जाता है। कैसे? देखिए, होता क्या है कि जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उसमें आर्टिकल में गलती कर जाएंगे। कैसे? ये जो साउंड है, अगर साउंड ए ई आई ओ यू का आ रहा है और इवन द वर्ड इज कॉन्सोनेंट, अगर वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और लेकिन उसमें साउंड वॉल का आ रहा है तो आपको एन ही लगाना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। और अगर साउंड जो है आपका कॉन्सोनेंट का आ रहा है और वर्ड आपका वॉल से शुरू हो रहा है, वैसे ऐसा बहुत रेयरली भी पॉसिबल नहीं होता बट स्टिल एक ऑप्शन दे रही हूँ, तो अभी आपको साउंड बेस्ड ही आपको आर्टिकल फिल करना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, साउंड मैटर्स। यहाँ पे साउंड का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर साउंड सही नहीं है दैट मीन्स आपने आर्टिकल गलत कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल से सर, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल्स को यूज़ करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जितना सिंपलेस्टली आप समझेंगे आप उतने ही क्रिटिकल क्वेश्चंस को आगे डील कर पाएंगे। बेसिक हमारा हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए जल्दी। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, शी वॉन्ट्स टू अडॉप्ट अ डॉग। शी वॉन्ट्स टू अडॉप्ट अ डॉग। डॉग जो वर्ड है उसमें डी जो है हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, डी हमारा कॉन्सोनेंट है। उसके साथ ए लगाया है, क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ए जो हमारा आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के साथ ही यूज़ किया जाएगा। शी वॉन्ट्स टू अडॉप्ट अ डॉग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। एन एलिफेंट। अब यहाँ एलिफेंट के लिए हमने ई यूज़ किया है, मतलब एलिफेंट के लिए ई यूज़ किया है विच इज़ अ वॉल इटसेल्फ। वॉल है वो अपने आप में वर्ड में, ठीक है, तो इसलिए हमने एन यूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ही बॉट अ हाउस इन द सिटी। ही बॉट अ हाउस इन द सिटी। अब इसमें आ यूज़ हुआ है और यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है उसका पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने अ यूज़ किया है। नेक्स्ट है, शी एट एन एप्पल फॉर लंच। एन एप्पल, वाई? बिकॉज देयर इज़ अ वाउल प्रेजेंट ओवर हियर। एप्पल में जो ए है वो हमारा वाउल है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एन। अब ये तो बहुत सिंपली बात हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें हमें साउंड कुछ और आता है और हम जो हमारा जो आर्टिकल्स हैं वो हम यूज़ अलग करते हैं। क्या आप कोई ऐसे वर्ड्स के बारे में मुझे बता सकते हैं? जस्ट टेक्स्ट मी राइट नाउ क्विकली।
गुड, वेरी नाइस। उत्कर्षणी ने बताया है वर्ड ईयर, YEAR, ईयर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या जा रहा है? इसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ इतना आ रहा है, ईयर, लेकिन स्टार्ट किससे हुआ है? एक कॉन्सोनेंट से। तो अब बताइए, एक एग्जाम्पल यूज़ करके बताइए मुझे कि इसमें इसको अगर यूज़ करेंगे तो हम ए या एन क्या यूज़ करेंगे? कोई भी एग्जाम्पल बताइए क्विकली। ईयर को एक सेंटेंस में यूज़ करके बताइए मुझे। सर एन आएगा मैडम। सॉरी मैडम, एन यूज़ करेंगे सर। नहीं, वो तो मुझे समझ में आ गया, एन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में तो यूज़ करके बताइए। कोई भी एक सेंटेंस में यूज़ कीजिए ईयर वर्ड को। कोई बात नहीं कर पा रहे, कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए किसी ईयर में बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है क्रॉप्स का, तो दैट सॉरी दैट वॉज एन फ्रूटफुल ईयर। वो साल कैसा था? फ्रूटफुल था, उसमें उस साल में काफ़ी फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ था। फ्रूटफुल का मतलब होता है मुनाफा होना, है ना? तो इस तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे एग्जाम्पल भेजे हैं। फाइन, शानू ने एग्जाम्पल भेजा है आर का, HOUR, आर, जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा ये। यहाँ पे है कॉन्सोनेंट हमारे पास, तो अब कॉन्सोनेंट होने की वजह से लगना तो ए चाहिए, बट क्या लगेगा? एन एट द सेम टाइम। अब एन लग रहा है तो फिर एन को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए। He was an hour late. वो 1 घंटे लेट था। He was an hour late. एक चीज़ और बताऊंगी प्रोनाउंसिएशन के बारे में, बड़ी अच्छी है। जैसे ये वर्ड है ना HOUR, उसी के साथ अगर आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये वर्ड देखते हैं, ठीक है, आर और आर, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम जाएगा हमेशा। कभी भी इसे हावर या आवर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको आर पढ़ा जाएगा और सेम प्रोनाउंसिएशन इसके लिए भी आएगा। ये एक टिप थी, याद रखिएगा हमेशा लाइफ में, आर एंड आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। ऑनेस्ट हुआ, ठीक है। एक एग्जाम्पल नेहा ने और दिया है, शी लेफ्ट इंडिया इन द लास्ट ईयर। बेटा इसमें कॉन्सोनेंट के हिसाब से जो एग्जाम्पल है वो फिट नहीं हो रहा है कि भाई इसमें ना आपने एन लगाया है ना ए लगाया है, तो एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट नहीं है। कोई बात नहीं, गुड ट्राई। ऑनेस्ट हुआ वर्ड, आर हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ईयर हो गया, यूरोपियन हो गया, फाइन। बेटा ये सवाल जो जयती ने मुझसे पूछा है वो मेरे उसका नहीं है फील्ड का कि ये क्लास होगी कि नहीं होगी। गो हैड एंड फील फ्री टू आस्क फ्रॉम द एकेडमिक सेक्शन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को हम आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल दा के साथ बहुत कन्फ्यूजन होता है, दा के साथ बहुत परेशानी होती है। मुझे इतनी चीज़ें सुनने को मिलती हैं बच्चों से, लेकिन मैं आपको दा बिल्कुल क्लियर करके चलूँगी, क्योंकि दा के यूजेस मैटर करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ ही यूज़ होगा, और इसके डेफिनेट होने की वजह से इसके कुछ यूजेस भी बनाए गए हैं कि आपको उस जगह पर ही दा का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आएगा हमारा, रिफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। जब भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हों या जिसके बारे में हमने पहले से ऑलरेडी बता रखा हो, तब हम दा का यूज़ करते हैं। यूज़ द व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नोन और हैज़ बीन प्रीवियसली मेंशन्ड, पहले से हमने बताया हो। आई बॉट अ बुक, मैं एक किताब लेके आया। द बुक इज़ अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में वो किताब है। सो ओवर हियर द बुक, कौन सी बुक? जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, द बुक, ये बुक जो मैं लेके आया था। कोई और बुक नहीं पढ़ी मैंने वो बुक पढ़ी है जो मैं खुद लेके आया था। दैट मीन्स रिफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक एंड इट इज़ ऑलरेडी प्रीवियसली मेंशन्ड। भाई ऑलरेडी बता दी गई है वो,
पहले से क्लियर कर दिया गया है कि मैं कौन सी बुक लेके आया था और उसी के हिसाब से मैंने उस बुक को पढ़ा जो कि हिस्ट्री के बारे में थी। शी ओपन्ड द विंडो, दैट मीन्स उसको पता होगा ऑलरेडी जिससे हम रेफर कर रहे हैं इस वर्क को। शी ओपन्ड द विंडो, स्पेसिफिक विंडो को जाके उसने ओपन कर दिया। शी ओपन्ड द विंडो। क्लियर? इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, वन बाय वन, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल हम सभी यूजेस को देखेंगे, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज वन ऑफ समथिंग। इसका एक और मीनिंग हो सकता है समथिंग यूनिक। अगर हम यूनिकनेस की बात करें कि कोई चीज़ अगर यूनिक है तो उसके साथ द ज़रूर आएगा। एग्जाम्पल्स मेंशन है, द सनराइजेज। सन यूनिक है अपने आप में, मुझे अभी दूसरा देखने को नहीं मिला है, मे बी हो यूनिवर्स का, यू नेवर नो, बट अभी तक तो यूनिक ही है सन। आगे बढ़ते हैं। ही सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। अपनी नाव में बैठ के उसने पूरा दुनिया घूम ली। ही सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड अपने आप में यूनिक है, सिंगल है, दैट्स वाई द। वी लुक्ड अप एट द स्काई। आसमान एक ही है अभी तक, तो इसलिए द स्काई यूनिकनेस है उसमें, अभी कोई चेंज नहीं आया है और हमेशा ही ऐसे रहने वाला है ऑलमोस्ट। सो वी लुक्ड अप एट द स्काई, समथिंग विच इज़ वन ऑफ, लाइक वन ऑफ अ काइंड, एक ही है पूरी दुनिया में, तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज द मॉन्यूमेंट। एक एग्जाम्पल दिया गया है, वेरी नाइस, बाय प्रकृति। ओके, विथ सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। पहला एग्जाम्पल क्या है सुपरलेटिव का? शी इज़ द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट। सुपरलेटिव्स जैसे आपको पता होगा, आपने एडजेक्टिव्स में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। सुपर पॉजिटिव, सुपरलेटिव, सॉरी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज होती हैं हमारे पास। गुड, बेटर, बेस्ट एक एग्जाम्पल है उसका बहुत कॉमन, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव मतलब उसके बाद फिर कुछ नहीं आएगा, बेस्ट है तो शी इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। शी क्या है? बेस्ट प्लेयर है अपनी टीम की, सो दैट्स वाई द। शी इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑन द टीम। आगे नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर। दिस इज द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो ऑर्डर्स हम देते हैं उन नंबर्स के साथ हम हमेशा द इस्तेमाल, द का यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर। देयर यू गो। ठीक है, तो सुपरलेटिव्स ऑर्डिनल्स हो गया, यूनिकनेस हो गया, और समथिंग विच हैज़ बीन रिफर्ड ऑलरेडी, पहले से जो बताई गई हो, पहले से जो समझा दिया गया हो, मेंशन कर दिया गया हो, उसके साथ भी द का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द विद स्पेसिफिक प्लेसेस एंड जियोग्राफिकल फीचर्स। भाई अब द का इस्तेमाल उनके साथ होगा जो कि स्पेसिफिक हैं अपने आप में और जियोग्राफिकल फीचर्स को दिखाते हैं। फाइन, हम बात कर रहे हैं रिवर्स की। एक एग्जाम्पल दीजिए रिवर का क्विकली। नदी का, कोई भी नदी का एग्जाम्पल दीजिए। गंगा। फाइन, गुड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ओशियन की। ओशियंस की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे ओशियंस हैं हमारे पास, उन ओशियंस के नेम के साथ भी आपका, सॉरी, ocean, name of the ocean, name any name of the ocean. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean, very good, fantastic. The Pacific Ocean. Next is desert. Desert भी अपने आप में एक geographical location है और specific है। desert का नाम बताइए कोई भी एक quickly, desert का नाम। The Sahara Desert. Sorry? The Thar Desert. The Thar Desert, the Sahara Desert. Fine, okay, thank you so much. Group of islands. द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, किसी भी आइलैंड के ग्रुप को। अंडमान एंड निकोबार। गुड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज विद प्लूरल नेम और ऑफ फ्रेजेस। इसका मतलब समझ लीजिए। सबसे पहली बात देखिए, डायरेक्ट कंट्री के नेम के आगे दा नहीं लगेगा, लेकिन जो कंट्रीज इस तरीके से बनाई गई हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट कंट्रीज को अमेलगेट किया गया है, मिलाया गया है, देयर इज अ ग्रुप। यूएसए। फुल नेम बताइए पूरा यूएसए का। United States of America. यूनाइटेड स्टेट्स, और ए कहाँ गया?
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गुड। UAE का कोई बताएगा मुझे नाम, फुल नेम? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। और इसके साथ भी दा लगा दीजिए कृपया करके। सो द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फाइन, अरब एमिरेट्स। गुड, ठीक है। वैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ना द फिलीपींस भी आएगा। फिलीपींस भी आप ग्रुप ऑफ आइलैंड में ज्वाइन हो चुका है, तो वो भी आप एक याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विथ सर्टेन इंस्टीट्यूशन, भाई इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। आई वेंट टू द बैंक, शी इज़ एट द हॉस्पिटल। अब बताइए इसका एक एग्जाम्पल दीजिए और मुझे, सिंपली किसी इंस्टीट्यूट के साथ यूज़ करके। I went to the police station yesterday. I hope you didn't, but हाँ, for an example, it was a good one. I went to the court yesterday. मैडम पुलिस स्टेशन तो गवर्नमेंट का है ना, इनका तो नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो नहीं है। Sorry? But then देखिए एग्जाम्पल्स की बात हो रही है, डोंट गेट इनटू इट। कभी कभार इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है किसी की, नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ फन उसको समझिए। आगे एक और एग्जाम्पल दीजिए कोई और, अपार्ट फ्रॉम पुलिस स्टेशन, बिकॉज आई नो यू गाइज आर फ्रॉम लॉ, सो यू मे यूज दैट, बट स्टिल समथिंग क्वाइट नॉर्मल। I go to college. काइंडली रिपीट, थोड़ा रिपीट कीजिए इसको। नो वॉइस, कोई बात नहीं। चलिए एग्जाम्पल्स अच्छे थे। इंस्टीट्यूशंस के आगे, विथ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, उनके आगे आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा दा को। आगे बात कर लेते हैं विद द थिंग्स दैट रिप्रेजेंट एज अ होल। जब कहीं, ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी बच्चों को डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में कुछ बात लिखी है, उसको पढ़िए ज़रा। रिफर्स टू एलिफेंट्स इन जनरल, मतलब जब जनरली बात हो, जब कोई एक एनिमल पूरे क्लास को या पूरे स्पीशीज़ को रोल प्ले कर रहा हो, तब की बात करनी जा रही है। द एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल, दैट मीन्स पूरी एलिफेंट की स्पीशीज़ जो है वो लार्ज है। फाइन, जो एलिफेंट की स्पीशीज़ है वो लार्ज है, इसलिए द एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल। यहाँ पे एलिफेंट जो है इन जनरल यूज़ किया जा रहा है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम्पल्स आते हैं ना, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इसमें कन्फ्यूजन देखने को मिलता है हमें कि यहाँ में हम एक ही चीज़ लिखी है तो हम दा क्यों लिख रहे हैं, हम ई है तो हम एन एलिफेंट भी तो कर सकते हैं। लेकिन जब पूरे एक क्लास या एक कैटेगरी की बात हो रही हो या स्पीशीज़ की बात हो रही हो, तब हम दा का यहाँ पे यूज़ करेंगे। द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग, इट इज़ वेरी ट्रू। सो द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। भाई इंटरनेट जो है वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी साइबर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। ठीक है, ये कुछ टू यूजेस और मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। दा विद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है हम दा का यूज़ करेंगे। ही प्लेज द पियानो, ही इज़ लर्निंग द वायलिन। और कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बताइए जिसके साथ दा इस्तेमाल किया जा सकता हो, वेरी क्विकली। he plays the guitar. यस, गिटार, द गिटार, ओके। आगे एक और एग्जांपल दीजिए। she plays the harmonium. हारमोनियम, द हारमोनियम, ठीक है, ओके। चलिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज है आप लोगों को, इससे मुझे पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। विद यूनिक रोल्स और टाइटल्स, यूनिक रोल्स और टाइटल्स की बात हो रही है अब। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी और ही इज़ द CEO ऑफ द कंपनी। यूनिक रोल एंड टाइटल्स के साथ भी द यूज़ होगा। शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सो all these sentences shows uniqueness and their titles itself. टाइटल बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट, ये एक छोटा सा क्विज है, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है. गो अहेड एंड जस्ट गिव मी एन आंसर विद इन 2 minutes इन द टेक्स्ट सेक्शन प्लीज़. फर्स्ट में एन होगा मैम. आई सॉ एन. In the text section please, बेटा in the text section because everybody is there, so in the text section जल्दी से लिख के भेजिए मुझे. I am waiting. टेक्स्ट हमारा काम नहीं कर रहा मैडम. Okay, fine. It's okay, understandable. सभी के आंसर आ जाने दीजिए, फाइनल आंसर्स मैं दे दूंगी और फिर हम एक बार अपने आप को कंफर्म कर लेंगे इससे. वाह, मतलब एक ही आंसर देंगे, मतलब बेटा मैंने 4 ऑप्शंस दिए, मतलब 4 जो है पॉइंट्स हैं हमारे पास. आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, इसका आंसर आप सभी ने दे दिया है, लेकिन और भी हैं, उनका भी आंसर दीजिए, एक साथ लिख दीजिए. काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है. फर्स्ट में आएगा आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट. वाई एन क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉवल बैठा हुआ है. दैट मीन्स वॉवल इज देयर, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एन ओवर हियर. आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सेकंड का आंसर होगा शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर व्हेन शी ग्रोज अप. सेकंड का इंजीनियर. यस, सेकंड का आंसर भी एन ही होगा. एन ओके. रुपेश जी ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन को. शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर व्हेन शी ग्रोज अप. आपका आंसर ज़रा चेक कीजिए वापस से. एंड ठीक है. आई कांट फाइंड माई कीज, कैन यू चेक डैश टेबल. द टेबल. यस, द टेबल. बहुत सिंपली आंसर्स हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं था इसमें भी. आई कांट फाइंड माई कीज, कैन यू चेक द टेबल. काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है. वेरी नाइस, आई लाइक द पार्टिसिपेशन. आप सभी पार्टिसिपेटिंग है, ये अच्छी बात है. काफ़ी सारे बच्चे बहुत डर से होते हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं, उनको मतलब नहीं होता क्लास चल रहा है क्या चल रहा है. बट इट्स वेरी नाइस, आप सभी पार्टिसिपेटिंग है. आई लाइक दैट. वी लिव इन डैश. टेबल इसलिए है ना सॉरी मैम, टेबल पर्टिकुलर है इसलिए है ना, क्योंकि जानता था पूरे टेबल में है. हाँ, दा ही आएगा, लिखा तो है मैंने दा. डोंट माइंड माई राइटिंग प्लीज. नेक्स्ट इज वी लिव इन डैश ओल्ड हाउस नियर द park. We live in dash old house. Fourth one. And I don't know. द आएगा. कुछ लोगों का कहना है दा, कुछ लोगों का कहना है एन. अब इसमें से सही क्या है, ये डिफ़िकल्ट चीज़ है और यही बात हमें पकड़नी थी. इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं. There are 2 indefinite articles a and n used to refer non-specific nouns. Their old house is just specific. We live in dash old house near the park. अगर हम यहाँ पे द लगाते हैं, we live in the old house near the park. We live in an old house near the park. ये जो old house है, ये यहाँ पे noun का रोल प्ले कर रहा है. That's why यहाँ पे n आएगा. We live an old house near the park. और वैसे भी अगर साउंड वाइज भी आप देखेंगे तो दा दोनों जगह कैसे पॉसिबल है. ठीक है. Yes. इसमें यहाँ पे n आएगा बिकॉज द रोल इट इज़ प्लेइंग इज ऑफ नाउन. वी लिव इन ओल्ड हाउस
नियर द पार्क। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। फाइन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। अरे इसमें मैंने बुलेटिन नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ, यू हैव योर ऑप्शंस विद योरसेल्फ। आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं और मुझे आंसर्स भेजिए टेक्स्ट में क्विकली। आई एम वेटिंग, जल्दी कीजिए। फर्स्ट वन, शी इज रीडिंग डैश बुक अबाउट आर्ट। वी वेंट टू डैश बीच येस्टरडे। ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। ध्यान दीजिए मेरी प्रोनाउंसिएशन पे, ऑनेस्ट पर्सन। डैश पैसिफिक ओशियन इज वेरी लार्ज। आंसर आने लगे हैं, वेरी गुड। पहले का आपका आंसर होगा क्यों? कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम द क्यों नहीं? शी इज़ रीडिंग द बुक अबाउट आर्ट, क्योंकि बुक ऑलरेडी मेंशन नहीं है, ठीक है, ना ही ये यूनिक है, ना ही ये ऑलरेडी मेंशन है, तो द नहीं आएगा। शी इज़ रीडिंग अ बुक, क्योंकि अभी की बात हो रही है, बी बुक का बी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, और बुक एक न्यू वर्क है जो वो कर रही है, कोई ऑलरेडी मेंशन वर्क नहीं है, तो शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो आंसर क्या होगा? अ। नेक्स्ट इज वी वेंट टू बीच येस्टरडे। आंसर क्या होना चाहिए इसका? अ बीच, एन बीच, द बीच। बीच अपने आप में यूनिकनेस रख रहा है, द बीच। वी वेंट टू द बीच येस्टरडे। नेक्स्ट वन, ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, और इसका आंसर अगर किसी ने गलत दिया तो पनिशमेंट मिलेगा। यस, क्यों? वेरी नाइस, वेरी नाइस, काफ़ी सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है। एन रूपेश, पलक, रूपेश, फाइन, संचल, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों ने आगे बताया है कि एन ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउंड पे बेस्ड है। एच ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है, बट स्टिल साउंड जो आ रहा है वो ओ का आएगा। ऑनेस्ट बोला मैंने आपसे, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ना कि ही इज़ अ हॉनेस्ट पर्सन, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला है। सो कीप दैट इन माइंड, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन, पैसिफिक ओशियन इज़ वेरी लार्ज। अ पैसिफिक ओशियन, एन पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। प्रकृति, हिमांशु, पलक, हिमांशु, द, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। सो आंसर इज द, बिकॉज अभी हमने पढ़ा, इसका रूल ही कह रहा था कि जितने भी ओशियंस हैं उनके नाम के आगे द ज़रूर लगेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आपसे डायरेक्टली पूछना है। जैसे अगर मैं कहूँ एक माउंट एवरेस्ट की बात करूँ, मैं अकेले सिर्फ माउंट एवरेस्ट की, मैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर वाले एक जो हमारा माउंट है, माउंट एवरेस्ट की, उसकी बात कर रही हूँ, तो उसके साथ द आएगा कि नहीं? यस मैम, आएगा। क्यों आएगा? मैम स्पेसिफिक है। अच्छा, वेरी नाइस, स्पेसिफिक है। लेट मी जस्ट गेट बैक टू दैट पॉइंट वेयर इट इज वाज। तो एग्जांपल लिया था ना एलिफेंट वाला, उससे कंपेयर कर ये आएगा। तो मैं उसका शायद अपवाद है, माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं आएगा। हिमालय के साथ आएगा, माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अगर पूरी जस्ट अ सेकंड बेटा, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। ओके, काम डाउन। देखिए अ नहीं, मतलब द नहीं आएगा। रीज़न उसके पीछे यही है, जब भी हम ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो कलेक्टिवली बात की जाती है। द हिमालयन रेंज, पूरी रेंज की बात कर रहे हैं हम, इंक्लूडिंग एवरी जो माउंटेन उसमें होगा, तब आप द को यूज़ करेंगे। एक पर्टिकुलर के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। सेम केस जो कंट्रीज़ के साथ हमारा हुआ है कि व्हेन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलकर उन्होंने एक बड़ी कंट्री का रूप ले लिया, तब हमने द का इस्तेमाल किया। सेम गोज़ विद माउंटेन रेंज। अगर आपकी एक पूरी रेंज की बात कर रहे हैं, एक पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, तब हम द का यूज़ करेंगे। हम पर्टिकुलर एक के साथ
यूज़ नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं रॉन्ग होता है और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बच्चे बाद में पूछते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया था और यहाँ इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन की बाढ़ आ जाती। मैंने क्लियर कर दिया है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हाँ, ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो डोंट वरी, कल और इसकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस के साथ हम डिटरमाइनर्स को स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और कल हम नहीं देखेंगे कि वेयर नॉट टू यूज़ द आर्टिकल्स। अभी तो हमने देखा वेयर टू यूज़ द आर्टिकल, हमें आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ए एंड द का यूज़ कहाँ कहाँ है। कल हम ये देखेंगे कि ए एंड द को हमें कहाँ यूज़ नहीं करना है। भाई कई बार ज़रूरत ही नहीं होती, हम ज़बरदस्ती अपने आर्टिकल्स को वहाँ पे रख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ यूनिट्स को या कुछ टॉपिक्स को ना हर दिन लेना होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। वाई, ओके, दिव्या ने क्वेश्चन पूछा था, गिव मी अ सेकेंड जस्ट गाइज, एक मिनट मुझे दीजिए। दिव्या का क्वेश्चन है, शी रेज्ड अ हैंड, समबडी रेज्ड अ हैंड, किसने रेज किया था? हाँ, शायद दिव्या ने किया था, आई गेस। ओके, मैम योर स्क्रीन नॉट विजिबल। माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Ma'am, your screen is not visible. Still, there might be some technical glitch because I can see you all. Everybody is like quiet. Yes, ma'am. Now it is. Now it is visible. दिव्या का डाउट मुझे नहीं मिल रहा है। दिव्या, कैन यू रिपीट योर डाउट प्लीज बेटा? फाइन, क्लास के एंड में देखते हैं दिव्या का डाउट। जब दिव्या थोड़े से अलर्ट हो जाएं, आप दिव्या मुझे रिपीट कर दीजिएगा, है ना? ओके, हाँ फाइन। मैंने कहा था कुछ यूनिट्स हमारी एक साथ चलेंगी, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमारे एक साथ चलेंगे, जिसमें है पहला टॉपिक हमारा है वोकैबुलरी का। तो आज से हम अपनी वोकैब को भी स्टार्ट कर देंगे, लर्न करना, याद करना, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना वोकैब। चलिए, आज का हमारा पहला वर्ड है पर्टिनेंट। PERTINENT। पर्टिनेंट हमारा वर्ड है, पर्टिनेंट। अब पर्टिनेंट का मीनिंग जिसको पता हो वो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका मतलब होता है रेलेवेंट। रेलेवेंट इसका मीनिंग है और हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक, ठीक है। अब मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इस वर्ड का मीनिंग बता दिया है, मुझे जल्दी से इसका एक सिनोनिम बताइए। पर्टिनेंट का मीनिंग होता है प्रासंगिक या रिलेवेंट। अब इसका मुझे एक सिनोनिम दीजिए। सिनोनिम मतलब सिमिलर, वो वर्ड्स जो कि वर्ड वाइज डिफरेंट होते हैं बट मीनिंग उनका सेम होता है, उन्हें कहते हैं हम सिनोनिम्स। तो बताइए इसका सिनोनिम एक बताइए जल्दी से। ये एक एडजेक्टिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर्टिनेंट इज एन एडजेक्टिव। इश्ती ने बताया है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट नहीं है। अच्छा, आपने ये वर्ड सुना है कभी? एक रिलेटेड। यस, ठीक है। रिलेटिव काफी से कनेक्टेड, अप्रोप्रिएट। सिग्निफिकेंट एज वेल। सॉरी, सिग्निफिकेंट मैम। सिग्निफिकेंट, प्रासंगिक, इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है। देखिए, रुकिए, एक वर्ड है मैंने लिखा है सामने, अपोजिट। क्या ये वर्ड किसी ने सुना है अभी? आपने ऑपोजिट सुना होगा,
ध्यान रखिएगा, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। एक होता है ऑपोजिट, एक होता है एपोजिट। टू डिफरेंट वर्ड्स, मीनिंग बिल्कुल अलग। एपोजिट जो होगा वो पर्टिनेंट का सिनोनिम होगा, एंड दिस मीन्स क्वाइट डिफरेंट, ये नहीं होगा। यस, इसलिए ने सही बताया, एपोजिट। वही मैं बात कर रही थी कि रेलेवेंट और एपोजिट। ठीक है, पर्टिनेंट के आपके पास दो सिनोनिम हो चुके हैं। इसी के साथ साथ मुझे क्विकली एक एंटोनिम भी बताइए। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, इसका उल्टा। गो अहेड, गिव मी। सॉरी, एडवर्ब मैम। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। आपका वर्ड मुझे समझ में नहीं आया। पॉइंटलेस बिल्कुल सही है। एडवर्ब या कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये कॉन्ट्रास्ट से रिलेट करेगा। मैम इररिलेवेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बिल्कुल टू दी पॉइंट बात है। ये पर्टिनेंट है। क्या है? इररिलेवेंट। जो हमने इसका मीनिंग देखा था रेलेवेंट, उसी से मिला के बनाया गया है इररिलेवेंट। ठीक है, इररिलेवेंट। Inappropriate. अगर पर्टिनेंट का एंटोनिम बोल रही हूँ बेटा, सिनोनिम नहीं। Antonym. Inappropriate. इनएप्रोप्रिएट अगर आप इसको उसमें डाल रहे हैं, एप्रोप्रिएट अगर इसके रेलेवेंट्स में डाल रहे हैं, अगर सिनोनिम में डाल रहे हैं, तब आप उसको एंटोनिम में यूज़ कर सकते हैं। पर्टिनेंट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, प्रासंगिक। ठीक है, अब जल्दी से मुझे एक सेंटेंस दीजिए जिसमें पर्टिनेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए एक मैं दे रही हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। दे वर डूइंग अ पर्टिनेंट डिस्कशन। दे वर डूइंग अ पर्टिनेंट डिस्कशन। अब एक एग्जाम्पल मुझे आपकी तरफ से चाहिए है। इन अ सेंटेंस, यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। रुपेश ने बताया है ही मेड सम वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स। अबाउट व्हाट? ऑब्जेक्ट तो दीजिए अपने सेंटेंस को। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है प्रकृति ने। दिस फैक्ट इज पर्टिनेंट, दिस फैक्ट इज रेलेवेंट, वेरी नाइस। इश्ती ने दिया है दिस टॉपिक इज पर्टिनेंट फॉर फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपने आर्टिकल का भी यूज़ कर लिया, वेरी गुड, स्मार्ट। आगे बढ़ते हैं। शी आस्क्ड मी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, शी आस्क्ड मी रेलेवेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल सही है। हिमांशु का एग्जांपल है ये, बहुत अच्छा एग्जांपल। मैडम यस, मैडम इन USA it is a relevant word. सॉरी मैम मैडम इन USA it is a relevant when talking about question. मैम यू आर टीचिंग रिलेवेंट फैक्ट टू द एग्जामिनेशन। ओके, राइट, नाइस संतोष। इससे पहले कोई बोल रहे थे, वो बोलिए, बिल्कुल रिपीट कीजिए। मैम ये सुनिएगा, मैम इन USA it is a relevant fact. यस, इन USA इट इज़ अ रिलेवेंट और पर्टिनेंट फैक्ट। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल आ चुके हैं मेरे पास। शी आस्क्ड द पर्टिनेंट क्वेश्चंस, द पर्टिनेंट एविडेंस नीडेड टू विन द केस। बस यहीं पे झलक जाता है कि हमारे बच्चे लॉ के हैं, लॉ का एग्जाम्पल लेके आ गए। ठीक है, द रिपोर्ट गेव अस पर्टिनेंट सॉल्यूशन अबाउट द इशू। गुड, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड मटेरियल पर्टिनेंट टू द मैटर इन इशू। ओके, चलिए फाइन, वेरी नाइस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने दिए हैं। गुड, मूविंग ऑन। नेक्स्ट वर्ड आज का हम देखने वाले हैं जो कि है एम्बेलिश।
एम्बेलिश, EMBELLISH। एम्बेलिश वर्ड का मीनिंग होता है, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है। कई जगह पे इसका मीनिंग रोचक लिखा है, अधिक रोचक लिखा है। इंग्लिश में इसका मीनिंग डेकोरेटिव या एलेबोरेट होता है। इसके सिनोनिम्स बताइए, कुछ तो मैंने ही दे दिए हैं बट आप भी मुझे कुछ सिनोनिम्स बताइए इसके। एनहांस मैम। एनहांस करना, वेरी नाइस। डेकोरेटिव, डेकोरेट, ब्यूटिफाई, एडॉर्न, ओके, वेरी नाइस। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ गए हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब इसका मुझे एक मैं अभी सिनोनिम आपको बता देती हूँ अच्छा सा। वो कहेंगे बच्चे कहेंगे मैम ने बताया नहीं, हमसे ही पूछ लिया। एम्ब्रॉयडर या एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेट जो वर्ड आपने सुना होगा ना, EXAGGERATE, एग्जैजरेट, वो और एक एम्ब्रॉयडर, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। किसके? एम्बेलिश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एंटोनिम बताइए जल्दी से। मिनिमाइज नहीं होगा इसका आंसर। ट्राई समथिंग एल्स। कंसाइज। कंसाइज, कंसाइज कर सकते हैं। एलैबोरेट से अगर आप इसको रिलेट कर रहे हैं, कंसाइज बिल्कुल सही हो सकता है। आगे एक और बताइए मुझे एक एप्ट सा चाहिए है, बिल्कुल जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो। अग्लीफाई। नहीं बेटा, ये नहीं होगा, ट्रस्ट मी। डेकोरेटिव। डीफेस। decorate, deface, somewhere we are Spoil. going somewhere. spoil किसी ने कहा है। देखिए एलैबोरेट या डेकोरेटिव मैंने आपसे कहा था, रोचक करना कहा था। नहीं, स्कार तो बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि स्कार धब्बे को कहेंगे हम। देखिए कोई चीज़ है जिसको आपने एम्बेलिश कर दिया, मतलब डेकोरेट कर दिया, सजा दिया, अगर उसी की सजावट को हटा दे तो वो क्या हो जाएगी? सिंपल, सिंप्लीफाई। ये जो वर्ड है एम्बेलिश, इसका एंटोनिम एक है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना, किसी चीज़ को बिल्कुल सिंपल प्लेन कर देना। वहीं पे एम्बेलिश करना, हम उसको डेकोरेटिव कर रहे हैं, उसको रोचक बना रहे हैं, उसको एलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए किसी ने हैंड रेस किया है। ओके, दिशा रत्ना ने हैंड रेस किया है। वाई? ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, दिशा का क्वेश्चन था, वो दिव्या हो गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एक अभी एग्जाम्पल्स में हमने एक एग्जाम्पल पीछे देखा था, बीच वाला। दिशा का ये क्वेश्चन है कि मैम बीच के एग्जाम्पल में जो है, कहाँ गया बीच? अब मेरा बीच जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। द क्यों किया है आंसर में, अ क्यों नहीं किया गया है? क्या कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? इतनी मेहनत से पढ़ाया था मैंने। दिशा कह रही है मैम अ क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर? वी वेंट टू डैश बीच येस्टरडे। इसको अ कर दिए, द क्यों नहीं? मैडम कहीं भी माउंटेन पर्सन इज एक्वेंटेड पूरी जाती हुई बता रहा हूँ। जिस प्रकार की जाती है मैडम, माउंटेन है तो दुनिया भर की माउंटेन है, तो मैडम पर्टिकुलर चीज़ें बता रहा ना। ये एक पर्टिकुलर चीज़ को बता रहा है, इसलिए the beach is already पूरी जाती है मैडम, पूरी जाती है। एक प्रकार से बीच, जैसे जानवरों में कोई बिल्ली होगी तो मैम पूरी जाती है, उस हिसाब से बीच भी हो गया ना, बीच पूरा उनका हो गया ना। और पर्टिकुलर चीज़ भी हुई मैडम साथ में, कि पर्टिकुलर बीच की ही इसने हुई है, दोनों चीज़ हो गई। यस, पहला पॉइंट तो यही आता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, बिकॉज ऑफ लोवेशन, ऐसा प्रकृति का कहना है। देखिए हम बीच की जो बात कर रहे हैं, वी वेंट टू द बीच येस्टरडे, ठीक है। अ बीच नहीं, अगर अ बीच कहेंगे हम तो हमने रेंडमाइजेशन बात कर ली यहाँ पे, कि मतलब हम कौन सा बीच गए थे हमें ये पता भी नहीं है,
बट हम सभी गए थे, दैट मीन्स हमारे पास एक रेलेवेंस होगा किसी चीज़ का, और बीच अपने आप में एक स्पेसिफिक है यहाँ पे। दैट मीन्स ये जो बीच हम यहाँ दा जो इस्तेमाल करेंगे वो इसके पर्टिकुलर होने पे यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई बीच है तो हम यूनिकनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, हम सभी गए थे, एक सेंस को क्रिएट कीजिए, वी वेंट टू द बीच येस्टरडे, हम सभी गए थे, इसका मतलब है वो बीच जो है प्री मेंशन या प्री प्लान्ड होगा, इसलिए द आएगा, अ बीच नहीं आएगा। अ बीच तो मतलब हम कहीं भी गए थे, हमें पता ही नहीं है। कभी हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम कहाँ गए थे हमें यही नहीं पता, हम हमेशा ये बताते हैं कि हम वहाँ गए थे। सो वी वेंट टू द बीच। गुड, चलो आपको क्लियर हुआ, आई एम हैप्पी। और कोशिश करेंगे, कल और एग्जांपल्स लेके आती हूँ, चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी डाउट्स होंगे सब इन्हीं क्लासेस में हम क्लियर करके आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक और वर्ड था जो हमें डील करना था, एम्बेलिश। हाँ, एम्बेलिश हो चुका था हमारा, डेकोरेटिव, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ गए थे हमारे पास। उसके साथ साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम भी हमने इसका देख लिया। सिंप्लीफाई एक एंटोनिम हमने इसका क्रिएट किया है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, द डिश इज़ एम्बेलिश्ड विद अ ड्रिजल ऑफ विनेगर एंड सोया सॉस। मतलब एक खाने की डिश रखी हुई है, उसको किसी चीज़ से डेकोरेट किया गया है, वो क्या है, विनेगर और सोया सॉस से उसे डेकोरेट किया गया है। सो द डिश इज़ एम्बेलिश्ड विद अ ड्रिजल ऑफ विनेगर एंड सोया सॉस। आपका एक होमवर्क रहेगा, एम्बेलिश वर्ड से एक एक सेंटेंस सभी लोग लिख के रखिएगा अपने पास, कल मैं क्लास में ज़रूर पूछूंगी। आई लाइक दिस वर्ड, एम्बेलिश। चलिए एक और वर्ड देखते हैं, डेस्परेट। Just give me a second, let me change the slide. The word is फाइन। द वर्ड इज डेस्परेट। डेस्परेट का हिंदी अर्थ समझ लीजिए, निराशाजनक। ये एक एडजेक्टिव है, पहली चीज़ तो डेस्परेट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निराशाजनक। अब इसका एक क्विकली से मुझे सिनोनिम बताइए। डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल, निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग। वॉन्ट समथिंग, प्रकृति गलत है ये। अनहैप्पी, अनहैप्पी निराशाजनक नहीं, अनहैप्पी दुखी हो जाएगा, निराशाजनक। होपलेस, एब्सोल्युटली करेक्ट, विशाल सिंह ने आंसर दिया है, होपलेस बहुत एप्ट है। डिमोटिवेट, सॉरी, डिमोटिवेट, नो, डिमोटिवेट नहीं होगा, निराशाजनक। सौरो का मतलब दुख होता है प्रीतम। एक मैं देती हूँ आपको, एंग्विश, ANGUISHED, एंग्विश्ड। डेस्परेट के दो हमारे पास सबसे एप्ट जो हैं सिनोनिम्स आए हैं, दैट इज होपलेस एंड एंग्विश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम बताइए जल्दी से इसका डेस्परेट का। अब निराशाजनक चीज़ है जी, cheerful, चीयरफुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, चीयरफुल, वेरी नाइस, चीयरफुल। होपफुल, प्रकृति ने भी अच्छा बोला है, होपफुल। उत्कर्षिनी ने डिस्ट्रेस्ड बताया था निराशाजनक को, ठीक है, सही है। चलिए एंटोनिम की बात हो चुकी, चीयरफुल एंटोनिम हो गया हमारे पास, होपलेस, एंग्विश, डिसअपॉइंटेड, काफ़ी सारे इसके सिनोनिम्स भी आ चुके हैं, वेरी नाइस। एक सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस यूजिंग डेस्परेट, एक
सेंटेंस में आपको बताती हूँ, फिर आप रिपीट मतलब बता सकते हैं। वी कुड हियर देयर डेस्परेट क्राइज फॉर हेल्प। वी कुड हियर देयर डेस्परेट क्राइज फॉर हेल्प। मैडम ऐसे मैं डिस्पेरेटेड विद दिस वर्क, ही इज डिस्पेरेटेड विद दिस वर्क। मैम यस, ऑप्टिमिस्ट हो सकता है क्या इसका एंटोनिम्स? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट, हाँ। यस बिल्कुल हो सकता है। फाइन, इश्ती ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। द होमलेस पीपल वर इन डेस्परेट नीड ऑफ रेफ्यूज। द अक्यूज्ड वर डेस्परेट फॉर जस्टिस, वेरी नाइस। द किटन वॉज डेस्परेट फॉर मिल्क। ओके फाइन, पलक, प्रकृति, बहुत अच्छे आंसर्स हैं। इश्ती, आपका भी आंसर काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, आज हमने 2-3 वर्ड्स भी किए, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी देख लिए। चलिए एक इडियम करते हैं आज हम, क्योंकि थोड़ा सा अब मुझे देखना पड़ेगा, इसको जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली काफ़ी सारा मैटर रहता है डिस्कस करने के लिए। एंड एक्चुअली आई लाइक द पार्टिसिपेशन। आप लोग पार्टिसिपेट अच्छा करते हैं तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। इडियम में देख लेते हैं। एक हमारा जो है ये एक इडियम है हमारा, अ डैम स्क्विड। इसका मीनिंग समझ लीजिए, अ कंप्लीट फेलियर। अ कंप्लीट फेलियर, ये इसका मीनिंग है। अ डैम स्क्विड, अ डैम स्क्विड का मीनिंग होता है अ कंप्लीट फेलियर। अब इसका एक सेंटेंस जल्दी से मुझे सेंड कीजिए। प्रीतम, आपका भी आंसर अच्छा था। The law and order of a state are damn skewed. सॉरी, काइंडली रिपीट। The law and order of this state are damn skewed. सॉरी, वन मोर टाइम, एक बार और रिपीट कीजिए। The law and order of this state are damn skewed. द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ स्टेट इज अ डैम स्क्विड, ये कहना चाह रहे हैं आप? Yes, ma'am. द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ma'am, yes, स्टेट। इसका मीनिंग बताइए मुझे, आपने इस सेंटेंस को क्या मीनिंग क्या निकालना चाह रहे थे? बिकॉज इट इज नॉट लाइक गोइंग विद द वर्ड। इस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेलियर है। नहीं, कोई और एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, समथिंग एल्स। और एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। हो सकता है द पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट इज अ डैम स्क्विड। द पॉलिसी ऑफ द, एक पर्टिकुलर पॉलिसी की आप बात कर सकते हैं ना। सपोज कीजिए द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज अ डैम स्क्विड, है ना। स्क्विब है, स्क्विड नहीं है, SQUIB। ओके, दैट्स माय मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। स्क्विब, अ डैम स्क्विब। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अ जुडिशरी विदाउट ट्रांसपेरेंसी इज अ डैम स्क्विब। फाइन, इश्ती ने ही आंसर दिया है। श्रुति ने भी आंसर दिया, द हाईली एंटिसिपेटेड प्ले टर्न आउट टू बी अ डैम स्क्विब। बिल्कुल सही, काफ़ी सारे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। ओके, और आंसर्स आते हुए। यस, एनीवन एल्स? और कोई कोशिश करना चाहेगा इस इडियम के ऊपर एक सेंटेंस बनाने का? Justice not served is a damn squib. Sorry, kindly repeat.
Is there any other idiom with a similar meaning? Yes, there will be and I will let you know. बट अभी मुझे एक सेंटेंस और दीजिए जल्दी से, बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड दिस क्लास एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. काफ़ी सारे इडियम्स ऐसे आएंगे जिनकी मीनिंग सेम होंगी, मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, दे विल कीप ऑन कमिंग. बहुत सारे आने हैं, आप तो चिंता मत कीजिए. देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जल्दी से समझिए. जॉन्स मिशन वॉज अ डैम स्क्विब. जॉन्स मिशन वॉज अ डैम स्क्विब. और एक और आया है, अ पर्सन इज डैम स्क्विब विदाउट एजुकेशन. अ पर्सन इज अ डैम स्क्विब विदाउट एजुकेशन. मीनिंग बन रहा है बट बेटा सेंसफुल नहीं है. इस सेंटेंस को आप किसी और फॉर्म में चेंज कीजिए कावेरी, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखिए, तभी इसका थोड़ा है ना एक अप्रोप्रिएट मीनिंग बनेगा. द पार्टी वॉज अ डैम स्क्विब, हार्डली एनीवन केम. वेरी नाइस. फलक का बहुत अच्छा आंसर आया. मैम ये हो सकता है मैम दैट दिस कंट्री इज डैम स्क्विब विद द कंपैरिजन ऑफ इंडिया. कंपैरिजन का पॉइंट रखना चाहिए आपको. जिस पॉइंट पे देखिए, आप ऐसा डायरेक्टली किसी कंट्री को किसी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते. उनका जोग्राफिकल फीचर अलग होगा, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल ग्रोथ अलग होगी. किसी भी एक पॉइंट पे बात कीजिए, चाहे आप वो इकोनॉमिक पॉइंट से बोलिए, चाहे आप उसे जोग्राफिकल पॉइंट से बोलिए, या किसी और पॉइंट, मतलब एक रेफरेंस रखिए कि भाई मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्री इंडिया के मुकाबले कंप्लीट फेलियर है. द ट्रायल प्रॉमिस्ड बिग रिजल्ट बट इट एंडेड एज अ डैम स्क्विब. ठीक है, वेरी नाइस. ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका पार्टिसिपेशन देखिए सभी बच्चों का. सी यू ऑल एट द सेम टाइम टुमारो. ठीक है, एम्बेलिश से एक सेंटेंस ज़रूर क्रिएट करके आइएगा. मैंने आप लोगों को आज होमवर्क के तौर पे सिर्फ एक बहुत सिंपल सा होमवर्क दिया है. ओके, चलिए, टिल देन स्टडी हार्ड. जो भी डाउट्स हों कीप विद यू, और कल क्लास में लेके हम इनको डिस्कस करेंगे. और कोशिश कीजिए टेक्स्ट फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कीजिए, जिससे डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम होता है. नो इश्यूज़, आप वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेक्स्ट फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए चलिए मिलते हैं. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय एवरीवन.